AVP 24 न्यूज़ पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री आज जन औषधि दिवस को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने इस वर्ष 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दवाइयों की बढ़ती कीमतों पर कहा, दवाइयां महंगी हो रही हैं, इसलिए हमने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के लाभ से गरीबों के पैसे बचेंगे। प्रधानमंत्री लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा दवाइयां प्रधानमंत्री जन औषधि से खरीदें। यह योजना देश के कोने कोने में चलने वाली है और कुछ लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने इस विषय पर चर्चा भी की, जिसमें यह बात स्पष्ट हुई कि यह योजना गरीब और विशेष रूप से मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि 7500 के पड़ाव तक पहुंचना इसलिए अहम है क्योंकि 6 साल पहले देश में ऐसे 100 केंद्र भी नहीं थे। हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी 10,000 का लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं। इस योजना से फार्मा सेक्टर में संभावनाओं का नया आयाम भी खुला है। आज मेड इन इंडिया दवाइयां और सर्जिकल की मांग बढ़ गई है, जिस कारण हमें इसके उत्पादन को भी बढ़ाना है और यदि इसमें हम सफल हुए तो इससे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। प्रधानमंत्री ने आगे अपने संबोधन में कहा कि भारत दुनिया की फार्मेसी है। यह बात सिद्ध हो चुकी है। दुनिया हमारी जेनेरिक दवाइयां लेती है, लेकिन हमारे यहाँ ही उनको प्रोत्साहित नहीं किया गया। अब हमने उस पर बल दिया है। महामारी के समय दुनिया ने भारत की दवाइयों की शक्ति का अनुभव किया। आज हमारे देश और दुनिया के लिए मेड इन इंडिया कोरोना टीके बनाए गए हैं, जो विश्व को इस महामारी से लड़ने में काफी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। कोरोना टीकाकरण सरकारी अस्पतालों में मुफ्त और निजी अस्पतालों में 250 रुपए में किया जा रहा है। जन औषधि योजना गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए काफी सहायक होगी। इसके साथ ही यह योजना सेवा और रोजगार का भी एक माध्यम बनेगी, क्योंकि इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी किसान महापंचायत का एक बार फिर से हिस्सा बनने जा रही हैं। प्रियंका गांधी सरधरना विधानसभा के कैली गांव में महापंचायत को संबोधित करेंगी। कृषि कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को आज 101 दिन हो गए। लंबे समय से चले आ रहे किसान आंदोलन पर सभी विपक्षी पार्टियों और देश और विदेश के नागरिक केंद्र के प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। किसानों का संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ है और किसानों ने गर्मी के मौसम के लिए भी दिल्ली बॉर्डर पर तैयारी करना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वे वापस नहीं जाएंगे। ऐसे में किसानों के समर्थन में कांग्रेस सबसे आगे नजर आ रही। प्रियंका गांधी कई बार किसान महापंचायत को संबोधित कर किसानों की आवाज को मजबूती प्रदान कर चुकी हैं। अपने संबोधन में प्रियंका गांधी केंद्र के विरोध में काफी नजर आई हैं। कृषि कानूनों के प्रति प्रियंका गांधी की नाराजगी उनके संबोधन में साफ नजर आती है। ऐसे में एक बार फिर से प्रियंका गांधी सरधना विधानसभा के कैली गांव में किसान महापंचायत को संबोधित कर किसानों के मन को टटोलने की और अपनी पार्टी को मजबूत करने की अन्नदाताओं का आशीर्वाद मांगेंगी। प्रियंका गांधी के आगमन की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। महापंचायत स्तर पर 2 मंच तैयार किए गए हैं। एक मंच कांग्रेस के वीआईपी नेताओं के लिए तैयार किया गया है, जिस पर प्रियंका गांधी के साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। दूसरे मंच पर स्थानीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी नजर आएंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अवनीश काजला के अनुसार इस महापंचायत के लिए आसपास के सभी गांव से जन समर्थन प्राप्त हुआ है। प्रियंका गांधी के कद को देखते हुए भीड़ जुटाना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी चुनौती साबित हुई। कांग्रेस प्रवक्ता हरिकिशन अंबेडकर के अनुसार 50,000 से ज्यादा भीड़ का लक्ष्य रखा गया है। इस महापंचायत के लिए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है ताकि किसानों की आवाज को बुलंद किया जा सके। कन्याकुमारी में केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे और घर घर में जाकर अपना डोर टू डोर अभियान शुरू किया। पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच टक्कर तेज हो गई है और एक दूसरे से पीछे नहीं हट रही है। वहीं आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला अपनी चरम सीमा पर है। आपको बता दें, भाजपा की कट्टावर नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कन्याकुमारी में रोड शो के दौरान भाजपा के चुनाव कैंपेन घर घर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। इस चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विजयी मुद्रा में दिखे। उन्होंने तमिलनाडु में भाजपा गठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद जताई है। रोड शो के दौरान अमित शाह ने कहा कि वह यहाँ उन्होंने घर में जाकर अपना
अपना डोर टू डोर अभियान शुरू किया है। आगे उन्होंने कहा, उपचुनाव में कन्याकुमारी लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार कौन राधाकृष्णन की जीत सुनिश्चित करने की सभी से अपील करता हूं। मुझे विश्वास है कि तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सिलीगुड़ी में रसोई गैस के दामों के खिलाफ आज पद यात्रा निकालेंगी। पश्चिम बंगाल में जहां एक और चुनाव की आंधी है, वहीं इस समय देश में महंगाई की मार चल रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से जनता पस्त नजर आ रही है। लोगों के घर का बिगड़ता हुआ बजट देख के जगहों जगहों पर बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। कई विपक्षी पार्टियां सर चढ़कर बोलती हुई महंगाई के विरोध में आवाज बुलंद कर रही हैं। जगह जगह पर अनोखे तरह से लोग प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। तो अब इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ पद यात्रा निकालकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ममता बनर्जी भाजपा पर तंज कसने और घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने तेल की बढ़ती हुई कीमतों का विरोध प्रदर्शन स्कूटी चलाकर किया था, तो वहीं अब रसोई गैस के खिलाफ ममता बनर्जी प्रदर्शन करेंगी। टीएमसी नेता चंद्रमा भट्टाचार्य के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद यात्रा निकालकर जनता की आवाज को मजबूती प्रदान करेंगी। फरवरी में अब तक 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर के दाम 125 रुपए बढ़ चुके हैं। 25 फरवरी को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा देखा गया था। इससे पहले 4 फरवरी और 14 फरवरी को भी दामों में बढ़ोतरी की गई थी। रालोसपा पार्टी के 41 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा देकर पार्टी को बड़ा झटका दिया है। पार्टी नेता विनय कुशवाहा ने दावा किया कि आने वाले दिनों में पार्टी के और नेता इस्तीफा देंगे। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नेताओं का पार्टी को छोड़ना और दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला चालू है। इसी में बिहार के रालोसपा पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी नेता विनय कुशवाहा ने कहा कि पार्टी के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सड़क पर उतरे, लेकिन उन्हीं के पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। विनय कुशवाहा ने आरोप लगाया कि पार्टी प्रमुख ने कुशवाहा समुदाय को गुमराह किया। वहीं रालोसपा के 90% नेता जदयू के साथ विलय के पक्ष में नहीं है। लेकिन अब विनय कुशवाहा से जब सवाल किया गया कि आने वाले वक्त में किस पार्टी का दामन थामेंगे, तो इस पर विनय कुशवाहा ने जवाब दिया कि पार्टी के नेताओं से विमर्श कर इस पर फैसला लेंगे। आपको बता दें, इससे पहले बीते दिनों हुए पार्टी के 9वें स्थापना दिवस पर रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के जदयू में विलय सवाल को निराधार बताते हुए कहा था कि पार्टी अपना कार्यक्रम कर रही है और भविष्य में भी पार्टी कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ, शिक्षा के सवाल पर और किसानों युवाओं के मुद्दे पर संघर्ष जारी रखेगी। पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में कुशवाहा ने साफ किया कि पार्टी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जन सरोकारों के मुद्दों पर सवाल उठाती रहेगी। कृषि कानून किसान व जन विरोधी है और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता धीरज सिंह कुशवाहा ने बताया कि आगे की रणनीति के लिए पार्टी के राष्ट्रीय व राज्य परिषद और जिला अध्यक्षों की बैठक 13 व 14 मार्च को बुलाई गई है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सारी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। नेताओं को तोड़ने और जोड़ने का सिलसिला जारी है। जनता को लुभाने के लिए धर्म अस्त्र के इस्तेमाल से लेकर लुभाने के वादों तक की बौछार की जा रही है। वहीं इन सब के बीच कुछ नेता वोटों की खातिर नैतिकता भूल मतदाताओं को डरा धमकाकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, सीएनसी विधायक और बंगाल की कृषि मंत्री तपन दास गुप्ता ने राज्य विधानसभा चुनाव में वोट नहीं मिलने पर मतदाताओं को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। हुगली में एक बैठक में सप्तग्राम विधानसभा के पीएम उम्मीदवार तपन दास गुप्ता ने मतदाताओं को धमकी दी है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव में हमेशा खौफज़दा राजनीति देखी गई है। तपन दास गुप्ता की बातों से यह साफ जाहिर होता है। आपको बता दें, तपन दास गुप्ता ने एक रैली में कहा था कि जिन क्षेत्रों में मुझे वोट नहीं मिलेंगे उन इलाकों में बिजली और पानी नहीं पहुंचेगा, यह तय है। इसके लिए वह लोग भाजपा से करते हैं। तपन दास गुप्ता 2011 में वाम मोर्चा की अपनी प्रतिद्वंदी को हराकर हुगली में सप्तग्राम के विधायक बने थे। 2016 के चुनाव में भी उन्होंने सप्तग्राम सीट जीती थी। वहीं 2021 चुनाव में लड़ने के लिए आपको बता दें, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है।
जब तृणमूल और कांग्रेस के किसी उम्मीदवार ने विधानसभा चुनाव में पार्टी को वोट न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी हो। इससे पहले टीएमसी विधायक हबीबुर रहमान को मतदाताओं को धमकाते हुए पकड़ा गया था। हमीदुल रहमान ने कहा था कि जो लोग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अभी सरकार से लागू सामान लेने के बाद भी गद्दारी करते हैं, उन्हें गद्दार की तरह काम दिए जाएंगे। कोविड-19 महामारी को देखते हुए केदारनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। 16 जनवरी को भारत में इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ था। फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता देते हुए टीका लगाया गया था। 1 मार्च से दूसरे चरण का टीकाकरण प्रारंभ होने के साथ ही 60 वर्ष से ऊपर लोगों को टीका लगाया जा रहा है और 45 साल से उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। ऐसे में इस महामारी के दौर को देखते हुए केदारनाथ में आने वाले श्रद्धालुओं को टीका लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। केदारनाथ के साथ तुंगनाथ, महादेश्वर और हेमकुंड साहिब में भी आने वाले यात्रियों का टीकाकरण करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार व देवस्थानम बोर्ड ने यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 6 सिग्मा संस्था को पत्र लिखा है, जिसके अनुसार बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आने वाले प्रत्येक यात्री का सोनप्रयाग, गौरीकुंड और अन्य पड़ावों पर मेडिकल टीम द्वारा कोविड-19 टीकाकरण किया जाएगा। 6 सिग्मा के 98 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ समेत अन्य स्थानों पर अपनी सेवाएं देंगे। इस दौरान केदारनाथ में हाई एल्टीट्यूड अस्पताल का संचालन कर जरूरतमंद यात्रियों का तत्काल उपचार किया जाएगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज दिल्ली में बारिश हो सकती है। ताजा अनुमान में कुरुक्षेत्र, गंगोहा, कैथल, यमुनानगर, सहारनपुर और आसपास के इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में वर्षा हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के साथ भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 7 मार्च तक छिटपुट से लेकर अच्छी बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में 8 से 10 मार्च के दौरान भी बारिश के आसार हैं। बारिश के साथ ही बादल गरजने और बिजली चमकने की भी संभावना है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 7 मार्च को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से सीजन की पहली आंधी और हल्की बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग की माने तो 7 मार्च को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलेंगी। साथ ही कुछ इलाकों में बूंदाबांदी की भी आशंका है। वहीं तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में 7 मार्च तक भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 9 से 12 मार्च के बीच तूफान के साथ बर्फबारी और बारिश होने की बात कही गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण रविवार को दिल्ली में बारिश हो सकती है। ताजा अनुमानों में कुरुक्षेत्र, गंगोह, कैथल, यमुनानगर, सहारनपुर और आसपास के इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना है। भारत में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है। प्रतिदिन बढ़ते हुए मामलों से लॉकडाउन की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,711 मामले सामने आए हैं और 100 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है। 14,392 लोगों ने इस महामारी को मात दी है। भारत में इस महामारी से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,12,10,700 के पार पहुंच गई है, तो वहीं लगभग 1,08,68,000 लोगों ने इस महामारी को मात दी है। भारत में अब तक 2,92,23,044 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 1,84,523 हो गई है। लोगों की लापरवाही के कारण एक बार फिर से संक्रमण के मामलों में भारी वृद्धि हो रही है। भारत के कई राज्यों में लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु भी शामिल है। अफ्रीकी देश सोमालिया में एक कार में हुए बम धमाके में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। राजधानी मोगादिशु में एक लोकप्रिय
रेसंत्रा पर बम धमाका हुआ। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी स्थानीय अल शबाब चरमपंथी संगठन ने ली है, जिसका संबंध अल कायदा से है। आपको बता दें कि अल शबाब अक्सर बमबारी करके मोगादिशु को निशाना बनाता रहता है। शुक्रवार दोपहर विस्फोटकों से भरा एक वाहन लुल यमनी रेस्तरां में घुस गया था। इस धमाके से आसपास के मकान भी ध्वस्त हो गए हैं। बता दें कि बीते साल भी इस रेस्तरां पर हमला किया गया था। वहीं हमले के बाद चुनाव में देरी को लेकर विपक्षी नेताओं द्वारा शनिवार को किया जाने वाला प्रदर्शन भी स्थगित कर दिया गया है। यहाँ की सरकार ने इसके पीछे संयुक्त अरब अमीरात को जिम्मेदार ठहराया था। इस देश के विदेश मंत्रालय ने बाहरी ताकतों पर समस्याएं बढ़ाने का आरोप लगाया था। बता दें कि सोमालिया में 8 फरवरी को चुनाव होना था, लेकिन उस दिन मतदान नहीं हो सका। फिलहाल इस बात पर कोई सहमति नहीं बन सकी थी कि चुनाव कैसे कराया जाए। इसे लेकर देश में हिंसा भी हुई थी, जिसमें कम से कम 5 सैनिक मारे गए थे और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। वहीं आपको बता दें, उधर भारत ने सोमालिया में चुनाव कराने को लेकर जारी राजनीतिक गतिरोध को निराशाजनक बताया था। साथ ही कहा था कि यह देरी अल शबाब और अन्य सशस्त्र समूहों को पनपने और उन्हें अपने आतंकवादी कृत्य जारी रखने का मौका देगा, जो लोकतंत्र के माध्यम से हासिल की गई प्रगति के लिए खतरा साबित हो सकती है।